नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप फेडरेशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि भारत भर में पिछले एक महीने में पेट्रोल की बिक्री में 4% की कमी आ गई है और डीजल की बिक्री में 10% की। दिल्ली में ही पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी आई है। तो क्या पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है या खरीद ही नहीं पा रहे हैं? 70 रुपए से अधिक पेट्रोल खरीदने की सहनशीलता बुलेट ट्रेन के उत्साह के कारण और भी बढ़ गई होगी। बुलेट ट्रेन के समर्थन और विरोध में दिए जाने वाले कई तर्कों में समस्याएं हैं। अगर हम वाकई इतने गंभीर थे तो शिलान्यास से पहले इस पर चर्चा करते कि एक ट्रैक पर 1.25 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, जबकि काकोदकर कमेटी ने कहा था कि मौजूदा रेल पटरियों के पूरे ढांचे को ठीक करने के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए। इस जरूरी काम के लिए पैसा नहीं आ सका। 2022 में चलने वाली ये बुलेट ट्रेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोस्ती की मिसाल है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के कारण अहमदाबाद से कोई 2.5-3 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में अनुमानित भाड़े का रेंज 3,000 से 5,000 रुपया बताया जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट में एनआर मोहंती ने लिखा है कि जापान में 1 घंटे का किराया $100 यानी 4,751 रुपया के करीब आसपास बैठता है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 2 घंटे से ज्यादा के सफर का किराया 13,000 के आस से कम तो नहीं होगा। मोहंती ने लिखा है कि जापान में प्रति व्यक्ति आय 32 लाख से अधिक है और वो 1 घंटे का किराया $100 दे सकते हैं। भारत में इस वक्त प्रति व्यक्ति आय जो है $1,500 है, यानी 1 लाख रुपए से बहुत कम है। जमीन और आसमान का अंतर है। क्या भारतीय $200 यानी एक तरफ की यात्रा का 13,000 रुपए दे सकते हैं? इन सवालों को आप मजाक में नहीं उड़ा सकते हैं। टीवी पर चलने वाली यह तस्वीर आम लोगों को सपने दिखा रही है, लेकिन इसमें चलेगा कौन यह आम लोगों को नहीं बताया जा रहा। इसमें कोई शक नहीं कि बुलेट ट्रेन एक नया इवेंट और नया सपना है, जिसे देखने और दिखाने की होड़ मच जाएगी नेताओं में। नोटबंदी की तरह रातों रात बुलेट ट्रेन का फैसला नहीं किया गया है। कई साल से इस रूट पर सर्वे चला है, तब मोदी रेल मंत्री भी नहीं थे, इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि गुजरात के चुनावों के कारण बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जा रही है। यह 2022 में चलेगी। कई लोग सवाल पूछने पर कहते हैं कि इतना पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव बात क्यों कर रहे हैं? सही बात है, लेकिन डॉक्टर जब आपसे जांच रिपोर्ट लेता है तो देखता है कि कहीं पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आ गया। पॉजिटिव मतलब बीमारी सही पाई गई है। इसलिए बुलेट ट्रेन से किसका भला होगा, यह सवाल निगेटिव सवाल नहीं है। 90 के दशक के आखिरी हिस्से में फ्लाईओवर ने रफ्तार और जाम से मुक्ति का सपना दिखाया। नेताओं ने फ्लाईओवर खूब बनवाए और ठेकेदारों ने राष्ट्र निर्माण के नाम पर अपना निर्माण किया। अपवाद छोड़ दें तो ज्यादातर फ्लाईओवर शहर को जाम से मुक्त कराने में नाकाम रहे हैं। आज दिल्ली में 90 से ज्यादा फ्लाईओवर हैं, फिर भी जाम की वही स्थिति है। फ्लाईओवर के ऊपर जाम लग जाता है। अब हालत यह है कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज ही यानी गुरुवार को बयान छपा है कि उन्होंने दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 50,000 करोड़ का रोड मैप बनाया है। दिल्ली में ही मेट्रो के 3 चरणों की लागत 70,000 करोड़ से अधिक है। 200 किलोमीटर मेट्रो लाइन बीत जाने के बाद भी दिल्ली को और 50,000 करोड़ चाहिए जाम से मुक्ति के लिए। आप कह सकते हैं कि ये सब ना होता तो दिल्ली की स्थिति और भी भयानक होती। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके होने के बाद भी क्या दिल्ली की स्थिति भयानक नहीं है? सुबह सुबह आप रेडियो एफएम ऑन कीजिए, हर एफएम पर जाम की त्राही त्राही का वर्णन चल रहा होता है। इसलिए हम एक चक्र में फंसे हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, भी तो कोई उस पर नहीं चलना चाहता। शहर के बीच के ट्रांसपोर्ट और 2 शहरों के बीच के ट्रांसपोर्ट की तुलना शायद ठीक नहीं है। बुलेट ट्रेन लंबी दूरी के 2 शहरों के बीच की बात है। चीन में भी बुलेट ट्रेन का विशाल नेटवर्क है। 11,000 किलोमीटर, $300 बिलियन के निवेश की बात है। लेकिन कहा जाता है कि चीन में आम लोग साधारण ट्रेन में ही चलना पसंद करते हैं, या बुलेट ट्रेन में चलना सबके बस की बात नहीं। बुलेट ट्रेन ने चीन की अर्थव्यवस्था को खूब चूसा है। यूरोप के कई अमीर देशों में बुलेट ट्रेन का आइडिया उन्होंने छोड़ दिया। जर्मनी ने सोचकर छोड़ दिया। अमेरिका में भी इसे लेकर काफी चर्चा हुई। जब वे लोग जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कई गुना ज्यादा है बुलेट ट्रेन को लेकर उत्साहित नहीं, भारत क्यों है? फ्रांस ने 2008 में अर्जेंटीना को बुलेट ट्रेन के लिए लोन दिया। वहां विरोध होने लगा और इससे कोई लाभ नहीं। अर्जेंटीना तब जाकर चीन की मदद से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, मगर बुलेट ट्रेन का आइडिया नहीं है, वो छोड़ चुका है। इससे पूरे देश के नेटवर्क को लाभ मिल रहा है और खर्चा भी कम हो रहा है। लेकिन यह भी सही है कि जापान में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क सफल है। इसके कारण टोक्यो शहर में दूर दूर से लोग आते हैं। कंपनियां बुलेट ट्रेन के किराए का खर्चा भी देती हैं। जापान का अनुभव 50 साल का होने जा रहा है। अगर नाकामी के उदाहरण है तो जापान की कामयाबी से भी सीखा जा सकता है।
सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए कि कहीं हम योजनाएं बनाते वक्त सपनों को बेवजह बड़ा तो नहीं कर देते हैं, या फिर सपना बड़ा लगे इसलिए सिंबल या प्रतीक के लिए कोई योजना तो नहीं बनाने में लगे हैं। ये चुन लो, ये दिखेगा तो लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। 2007 में इसी गुजरात के गांधीनगर से कुछ दूरी पर एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेक्टर बनाने की कल्पना की गई है। उसी का एनिमेशन है। गिफ्ट शहर के लिए 886 एकड़ की जमीन की पहचान हुई और 80,000 करोड़ का अनुमानित बजट रखा गया। 10 साल बीत गए, करीब 2,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं सूत्रों के मुताबिक, मात्र 2.5%। बाकी का पैसा कहां से आएगा, कब तक आएगा, कब प्रोजेक्ट पूरा होगा, राम जी जानते हैं। शुरुआत में गिफ्ट के नाम से स्मार्ट सिटी का सपना बेचा गया। यहां से 2 लाख करोड़ के बिजनेस होने का दावा किया गया। पिछले साल प्रधानमंत्री ने हीरा नंदानी की बनाई इमारत में इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किया। 2.5 लाख वर्ग मीटर की इस इमारत में मात्र 25 फाइनेंस कंपनियों के दफ्तर खुले हैं। धीरे धीरे करके एक एक कंपनियां आ रही हैं, मगर बड़ी संख्या में जगह खाली है। योजना तो इस गिफ्ट सिटी में 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की थी। आप पूछ सकते हैं कि 10 साल में कितने लोगों को गिफ्ट ने रोजगार दिया है। पूछने से पहले फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट बंद कर दीजिएगा, वरना ट्रोल हालत खराब कर देंगे। गिफ्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी हटाना पड़ेगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं लगता। 2007 में गुजरात में गिफ्ट और केरल में कोच्चि में स्मार्ट सिटी की बुनियाद रखी गई थी। 10 साल में भी ये लोग स्मार्ट नहीं बन सके हैं। 15 मार्च 2015 में अहमदाबाद में मेट्रो की बुनियाद रखी गई। आज तक पहला चरण पूरा नहीं हुआ, जबकि 1100 करोड़ के कथित घोटाले का मामला सामने आया तो सीईओ साहब जेल जाकर बेल पर बाहर आ चुके हैं। पहला चरण भी नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2015 में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि बड़ोदरा में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे की स्थापना होगी। 22 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री बड़ोदरा जाते हैं एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करने, तब कहते हैं कि ये भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी होने जा रही है। जबकि फरवरी 2016-17 में, यानी उससे पहले ही बजट में बड़ोदरा में रेल यूनिवर्सिटी की बात हो चुकी थी। मार्च 2017 में राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि 1-2 साल में क्या हुआ इस मामले में, तो जवाब दिया गया कि राइट्स लिमिटेड यूनिवर्सिटी की शुरुआती प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है। 100 एकड़ के इलाके में 865 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनेगी। मतलब ऐलान पहले होता है, इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शुरुआती प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाद में तैयार होती है। ताजा स्थिति क्या है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि बुलेट ट्रेन को लेकर वडोदरा में तकनीकी प्रशिक्षण का काम शुरू हो चुका है। ये सब आज खूब सुनने को मिला। हमारे सहयोगी राजीव पाठक ने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट निदेशक से पूछा कि इस परियोजना पर जिसका शिलान्यास हुआ, जिसका पूरा एनिमेशन टीवी चैनलों पर चला, काम कब शुरू होगा। बड़ौदा में आज से काम शुरू हो गया है और बाकी चरणबद्ध तरीके से अगले आने वाले समय में 2018 में लगभग सारे काम शुरू होंगे। 2018 से काम शुरू हो जाएंगे। प्रोफेसर जी रघुराम है निदेशक